आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल का अर्थ और उसका उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। भूगोल की प्रमुख शाखा मानव भूगोल में मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण से किए गए संघर्ष और समायोजन के फलस्वरूप बने दृश्यों का अध्ययन किया जाता है। इसका समग्र अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानव की आवश्यकताओं और उनकी आपूर्ति के साधनों एवं विधियों का होता है। इसी प्रकार आर्थिक अध्ययन के अंतर्गत मानव या समाज के आर्थिकी का अध्ययन पृथ्वी के समस्त धरातल पर क्षेत्रीय तत्वों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसलिए भौगोलिक अध्ययन का जो मुख्य भाग माना जाता है उसे हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानते हैं। आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं और विशेषताओं, उनके स्थानिक वितरण अर्थात उनकी अवस्थिति यानी लोकेशन और उनके संबंधों रिलेशनशिप का अध्ययन है। इसमें आर्थिक वितरण के प्रतिरूपों यानी पैटर्न का भी अनेक उनके कारकों और कारकों यानी फैक्टर्स और प्रक्रमों प्रोसेसेस का अध्ययन होता है। मानव की आर्थिक क्रियाएं संसाधनों के उपयोग से और धन के उत्पादन और विनिमय तथा उपभोग से संबंधित होती है। आर्थिक भूगोल के जो अंग्रेजी भाषा में उसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं, जिसे भू अर्थ विज्ञान या जियोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये सभी जो पद हैं वो समान अर्थ वाले हैं। अब अनेक विद्वानों ने आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं दी हैं, लेकिन आर्थिक भूगोल के अर्थ और प्रकृति को समझने के लिए हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले जो सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हंटिंगटन थे, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, उन सब प्रकार के भौतिक साधनों, क्रियाओं, रीति रिवाजों तथा मानवीय शक्तियों का विवरण आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है, जो आजीविका प्रदान करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। ये हंटिंगटन ने कहा है कि भौतिक साधन, क्रियाएं, रीति रिवाज, मानव की शक्तियों का जो विवरण है, उन सभी का जो एक सीमा है, उनमें उन्हें जो आजीविका प्रदान होती है, यानी उन्हें कुछ आर्थिक क्रियाएं मिलता है, तो उसको सिद्ध करने के लिए आर्थिक भूगोल, उन्होंने इसे आर्थिक भूगोल माना है। उसके बाद ए दास गुप्ता ने मानव आर्थिक भूगोल की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है, इन्वर्टेड कॉमा में, मानव की आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन तथा वितरण पर क्षेत्रीय स्थिति, जलवायु तथा वनस्पति आदि प्राकृतिक परिस्थितियों का भी प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो आर्थिक भूगोल मानव की आवश्यकता पूर्ति से संबंधित प्रथाओं के लिए प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के पक्षों के साथ किए गए संघर्षों के फलस्वरूप बने भौगोलिक दृश्यों का अध्ययन है, जो मानव की प्रकृति और सुविधा के लिए किया जाता है। ये हमने हंटिंगटन और दास की जो डेफिनेशंस थी उसके आधार पर एक अपना वक्तव्य या हम अपना मत बनाया है।
और भी बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया है। इसी के अंतर्गत जो रेयन और बैंक्सटन नामक भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विश्व के भिन्न भिन्न भागों में पाए जाने वाले आधारभूत प्राकृतिक स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें स्रोतों के शोषण पर पड़ने वाले भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव की भी विवेचना की जाती है। विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले आर्थिक विकास के अंतर की भी व्याख्या की जाती है। इसमें परिवहन का भी अध्ययन किया जाता है, तो जो भौतिक परिस्थितियों पर प्रभावित होता है। अब देखिए, जो रेयन और बैंक्सटन ने भौतिक परिस्थितियां, इसके अलावा उन्होंने आर्थिक विकास के लिए परिवहन और जो भौतिक परिस्थितियां हैं उन्हें भी उत्तरदायित्व माना है। अब है आर्थिक भूगोल का उद्देश्य, एम ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल का जो उद्देश्य है, ऐसे ऊपर दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं तथा उनके स्थानिक वितरणों और संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मानव वर्गों की आर्थिक समस्याओं को समझने तथा मानव वर्गों की पारस्परिक सहयोग द्वारा उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना ही आर्थिक भूगोल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी देश या राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रादेशिक विकास योजना, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग या राष्ट्रीय विकास योजना, नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग, इसी को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का जो उद्देश्य है वो आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करना भी है। आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण दोनों का ही प्रभाव देखा जाता है। पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले मानव वर्गों उनके अपने अपने वातावरण का उपयोग करके अपने अपने वातावरण से प्रभावित होकर अपने अपने वातावरण के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट करके और किस किस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं का विकास किया है, इन सभी को का जो अध्ययन है वो सभी आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र या प्रदेश में वातावरण की शक्तियों और वातावरण के संसाधनों तथा उस क्षेत्र के निवासी मानव वर्ग की यानी जो मानव वर्ग है की पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो आर्थिक क्रियाओं के प्रतिरूप विकसित होते हैं उनका अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। अब है इसका उद्देश्य जो है वो वर्तमान में क्या क्या समस्याएं उपस्थित करेगा और इन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार संभव होगा और भविष्य में जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार उपस्थित होगी, उनको कैसे रोका जा सकता है और संसाधन जो नष्ट हो रहे हैं और जो समय के साथ नष्ट होते जाएंगे उनके द्वारा मानव को फिर उनकी कैसे वापस से आवश्यकता की आपूर्ति की जाएगी, उनका विकल्प क्या होगा, हानिकारक जो संसाधन हैं उन्हें हानि रहित कैसे किया जाएगा, संसाधन उपयोग और प्रतिरूप, सरल स्वभाव, उद्देश्य, ये सारा जो है कि संसाधन जो है जो निरंतर नष्ट होते जा रहे हैं उनको, जैसे पेट्रोलियम ही है, माना कि पेट्रोल है, गैस है, यानी हमारे नेचुरल रीजन है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो इनके विकल्प जो है वो हमने जैसे सौर ऊर्जा के रूप में ढूंढा है, विंड एनर्जी के रूप में, जल विद्युत के रूप में ढूंढ रहे हैं। तो ये सभी के जो अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मानव को इनकी आवश्यकता रहती है, लेकिन इनके अब धीरे धीरे रूप बदलते जा रहे हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं
और जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है उनका दोहन भी बहुत अधिक हुआ है, इसलिए हमें अब उनके सब्स्टिट्यूट यानी उनके दूसरे रूप ढूंढने पड़ेंगे। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। कल के अध्ययन में आर्थिक भूगोल के अन्य पहलुओं पर विचार करेंगे।